कैसे हैं आप सभी का परिहार आईएएस अकेडमी में स्वागत है। मैं विकास सिंह परिहार। जैसा कि हम लोगों का पॉलिटी का लेक्चर चल रहा था, अभी तक हम लोगों ने 4 लेक्चर को देख लिया है और आज आखिरी लेक्चर है किसका, संवैधानिक जो संविधान हमारा था उसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका आज अंतिम पार्ट है। ये 5वां पार्ट है। अगर जो भी मेंबर नहीं देखे होंगे पुराना लेक्चर तो वो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी लेक्चर डले हुए हैं। अब आइए चलिए आज हम बात करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था इसके पिछले लेक्चर में 1919 का जो ये अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और आज हम देखेंगे मुख्य रूप से, कल हम देखे थे और साइमन कमीशन भी देख लिया था और इसके अलावा जो कम्युनल अवार्ड दिया गया था उसको देखा था। आज हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आज हम भारत सरकार अधिनियम 1935 को देखेंगे। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। आज हम इस एक्ट को देखेंगे, भारत सरकार अधिनियम। देखिए, हम लोगों को स्वतंत्रता आसानी से ऐसे ही नहीं मिल गई है। काफी ज्यादा हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पता नहीं कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, कितने जवानों ने अपना खून दे दिया है, पूरी शरीर का न्यौछावर कर दिया है, तब जाके हमको कहीं ना कहीं स्वतंत्रता मिली है। तो ये स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं प्राप्त हुई है, इतना ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सारे प्रयास किए गए। कई लोग, कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जेलों के चक्कर काटे, फांसियां दी गईं, तो इस प्रकार काफी संघर्ष करना पड़ा। तो हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो ये एक्ट बन के आया, तो वास्तव में ये सेकंड माइल स्टोन बनकर साबित हुआ। सेकंड माइल स्टोन मींस मील का पत्थर बनकर साबित हुआ। कौन सा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्यान से सुनिएगा, एकदम लेक्चर समझ में आएगा। मील का पत्थर कहानी के तौर पे बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। मील का पत्थर, सेकंड माइल स्टोन बनकर साबित हुआ। कुछ क्या, ये भारत सरकार का महत्वपूर्ण अधिनियम था। इसके द्वारा कई चेंजेस किए गए जो कि भारतीयों के लिए लाभप्रद थे, है ना। इसमें क्या किया गया, ये काफी विस्तृत था, है ना, और काफी बड़ा था। क्या था? काफी लंबा था, विस्तृत था। इसमें आपकी 321 धारा थी, मतलब 321 सेक्शन थे और 10 अनुसूचियां थी, मतलब 10 शेड्यूल थे। और 321 क्या थी इसमें? 321 क्या थी इसमें? 321 धाराएं थी, है ना, मतलब सेक्शंस थे। 321 सेक्शंस थे, ये ध्यान रखना है। तो 321 इसमें क्या सेक्शन थे और मतलब अनुच्छेद थे, और कितनी? 10 क्या थी? अनुसूची, मतलब शेड्यूल इसके अंतर्गत शामिल थी। कौन से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। तो यह चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इसमें क्या किया गया कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन की स्थापना की गई। ऑल इंडिया फेडरेशन मतलब अखिल भारतीय संघ। किसकी स्थापना की गई? इस एक्ट के द्वारा अखिल भारतीय संघ की क्या की गई? स्थापना की गई। ऑल इंडिया फेडरेशन। इस संघ के स्थापना के बाद क्या मतलब किया गया? शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया गया? इसमें 3 लिस्टें बनाई गई। एक तो संघीय, दूसरा प्रांतीय और तीसरा समवर्ती, मतलब 3 सूचियां बनाई गई। कौन कौन सी? एक सेंट्रल लिस्ट जिसमें सेंट्रल लॉ बनाता है, एक स्टेट लिस्ट जिसमें क्या प्रोविंस लॉ बनाता है, स्टेट लॉ बनाता है, और दूसरी होती है समवर्ती कंकरेंट लिस्ट जिसे बोलते हैं, जिसमें स्टेट व सेंट्रल दोनों मिलकर के नियम बनाते हैं, लॉ बनाते हैं। यह चीज ध्यान रखना है। तो किसका? शक्तियों का बंटवारा 3 क्षेत्रों में कर दिया गया। मतलब कौन कौन से? पहले तो किसमें कर दिया गया था? 3 सूचियों में। संघीय सूची, फिर प्रांतीय सूची। संघीय सूची को क्या बोलेंगे हम? सेंट्रल लिस्ट। प्रांतीय सूची को हम बोलेंगे
स्टेट लिस्ट, तीसरा था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोनों मिलकर बनाते हैं, इसीलिए इसे कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें दोनों मिलकर नियम बनाए, मतलब केंद्र व राज्य दोनों सरकारें मिलकर के नियम बनाए, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे कॉन्करेंट लिस्ट। यह चीज आप लोगों को ध्यान में देना है। अब यहां से क्या किया गया, ये शक्तियों का बंटवारा मतलब तीनों क्षेत्र में कर दिया गया, और जो भी बची हुई शक्तियां थी इसके अलावा, इन तीनों सूची के अलावा, तो वो शक्तियां किसको दे दी गई, वायसराय को दे दी गई। किसको दे दी गई, किसके हाथों पे, बची शक्तियों का बंटवारा किसके हाथ में कर दिया गया, वायसराय के पास दे दिया गया। तथा इस एक्ट के द्वारा, अब ध्यान रखना है, नोट्स भी बनाते चलिएगा, लिखते जाइएगा, ठीक है ना। क्या किया गया, अब देखिए, जो अभी द्वैध शासन प्रणाली थी, है ना, द्वैध शासन प्रणाली थी, मतलब जो आपका डायआर्की वाला सिस्टम था, तो उसको क्या कर दिया गया, डायआर्की सिस्टम जो डबल रूल था उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया, डायआर्की वाले नियम समाप्त कर दिए गए, डुअल रूल जो थे वो समाप्त कर दिए गए, द्वैध शासन प्रणाली नहीं होती थी, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है और चीज, सेंट्रल में, ये तो प्रोविंस, सेंट्रल में द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया गया, मतलब केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली, मतलब जो ये था आपका डबल रूल, इसको क्या किया गया, केंद्र सरकार में अपनाया गया। और जब डबल रूल अपनाया गया तो उसमें मैंने क्या बताया था, 1919 का अधिनियम में हमने बताया था कि जब ये अपना लेते हैं तब क्या हो जाता है, हस्तांतरित जो एक होता है सब्जेक्ट और जो होता है एक संरक्षित सब्जेक्ट, मतलब जो ट्रांसफर्ड दो भागों में, जैसे मतलब सेपरेट जब कर दिया जाता है, केंद्र सरकार ने जैसे जब द्वैध शासन अपनाएगा, द्वैध शासन प्रणाली, तो इसमें क्या होगा, जो सब्जेक्ट है तो किसमें हो जाएगा, एक तो होगा ट्रांसफर्ड जो कि हस्तांतरित कहते हैं इसे, हस्तांतरित, और दूसरा क्या होगा, रिजर्व, जिसे आरक्षित कहते हैं, आरक्षित सब्जेक्ट। मतलब द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र ने अपनाया था, लेकिन वैसे पूरे संपूर्ण राष्ट्र से हटा दी गई थी, मतलब प्रोविंस वगैरह नहीं अपनाए थे, द्वैध शासन प्रणाली को वैसे समाप्त कर दिया गया था। अब ध्यान देना है कि जो भी गवर्नर बनाए जाते थे, जो भी गवर्नर होते थे, तो गवर्नर किसके सलाह पर काम करते थे, जो मंत्रिमंडल होता था उसके सलाह पर काम करते थे। जैसे मान लीजिए किसी राज्य को लेकर के बात करिए, जैसे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की या फिर मध्य प्रदेश, कोई भी प्रदेश ले लीजिए, तो हम क्या बात करते हैं कि जो भी, जैसे मध्य प्रदेश के प्रेजेंट में गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, लालजी टंडन है, और मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, उनका एक मंत्रिमंडल भी है ना। तो जो ये लालजी टंडन है वो किसके सलाह पर काम करेंगे, वो मंत्रियों के सलाह पर काम करेंगे। मतलब मंत्री जैसे शिवराज सिंह जो बोलेंगे और उनका जो मंत्रिपरिषद कैबिनेट के सदस्य हैं वो बोलेंगे, उन्हीं सबकी सलाह लेकर के गवर्नर क्या करता है, काम करता है। तो यही चीज देखिए, धीरे धीरे मतलब ऐसी प्रणाली शुरुआत होना चालू हो गई थी, वहां शुरुआत होने लगी थी भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये क्या किया गया, गवर्नर की सलाह, गवर्नर को किसके सलाह पर काम करना अनिवार्य हो गया था, मंत्रिपरिषद के सलाह पर, कैबिनेट की सलाह पर काम करना पड़ने लगा था, ठीक है ना। अब किया गया, क्या किया गया, देखिए 11 में से 6 रियासतों ने क्या किया, देखिए 11 रियासतों में से 6 रियासत, टोटल कितने, मतलब देखिए 11 में से जो 6 रियासतें थी ना, तो वो क्या करी, 11 में से 6 रियासतें द्विसदनीय प्रणाली, द्विसदनीय, जिसे हम क्या बोलते हैं, बाई कैमरल प्रणाली, द्विसदनीय। द्विसदनीय मतलब जिसमें राज्यसभा और लोकसभा, संसद के कितने सदन होते हैं बताइए, उसमें तो 3 हो गए, लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, और क्या हो गया, राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो इस तरह देखिए, और द्विसदनीय प्रणाली मतलब इसमें क्या हो गया, द्विसदनीय प्रणाली में क्या होगा, राज्यसभा जिसे हम अपर हाउस बोलते हैं, और लोकसभा जिसे हम क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। तो क्या अपनाया गया, लोकसभा बनाई गई, और क्या बनाई गई,
राज्यसभाएं बनाई गई, दो चीजें बनाई गई, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। तो द्विसदनीय प्रणाली, 11 में से 6 रियासतें, तो वो 6 रियासतें कौन कौन सी थी? वो 6 रियासतें थी, एक तो 3 तो अब यही, बंगाल पहली रियासत हो गई बंगाल, दूसरी रियासत हो गई आपकी बंबई, तीसरी रियासत हो गई आपकी मद्रास, चौथी रियासत आपकी हो गई संयुक्त प्रांत, संयुक्त मतलब प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है ना, संयुक्त प्रांत, चौथी मतलब क्या, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत मतलब यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि आज का उत्तर प्रदेश कहलाता है ना, समझिएगा, आज का उत्तर प्रदेश, पहले उसे क्या बोलते थे, संयुक्त प्रांत। और पांचवा बिहार, और छठवां नंबर कौन हो जाएगा, असम। तो कौन कौन सी हो गई, जो 11 में से 6 रियासतें, ये लोकसभा और राज्यसभा वाले जैसा सिस्टम अपनाया, ठीक है ना, इस तरह द्विसदनीय प्रणाली। कौन कौन सा, पहला आपका हो गया बंगाल, बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत जिसे यूनाइटेड आप बोलेंगे, यूनाइटेड प्रोविंस, है ना। पांचवा नंबर आपका क्या हो गया, पांचवा नंबर आपका हो गया बिहार, और छठवां नंबर हो गया आपका असम, ठीक है ना। तो ऐसी 11 में से 6 रियासतें द्विसदनीय प्रणाली मतलब बाई कैमरल रूल को क्या किया, लागू किया। अब इस रूल ने क्या किया, सांप्रदायिकता की भावना किसमें व्यापित कर दी, सांप्रदायिकता की भावना मतलब जो कम्युनल की जो फीचर्स थे, कम्युनल मतलब आप कह सकते हैं इसे सांप्रदायिक जो भड़कावा करते थे ये लोग, सांप्रदायिकता की भावना किसमें अब जागृत कर दिए, ये वुमेन्स में मतलब महिलाओं में, और किस में जागृत कर दिए, दलितों में, है ना, वुमेन्स में कर दिए, दलित में जो मतलब काफी सफर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कष्ट इनको दिया गया, दबाए गए, कुचले, दलित शब्द ही मतलब दबाया गया, कुचला गया, ठीक है ना, सफर्ड पीपल होते हैं ये। तो और किसमें, श्रमिक में ये क्या कर दिए, सांप्रदायिक भावना ला दिए, सांप्रदायिक मतलब निर्वाचन की सांप्रदायिक भावना की मतलब महिलाओं को वोट महिलाएं ही देंगी, महिला अगर खड़ी होगी तो पुरुष नहीं देगा, दलितों को वोट दलित देगा, श्रमिक को वोट श्रमिक ही देगा, मतलब ऐसे ऐसे चीज छोटे छोटे उसमें बंटवारा कर दिए थे, जो कि ये पूर्णतः गलत था, ठीक है ना। ऐसा ये चीज मतलब सांप्रदायिकता की भावना क्या करिए, ये जो कम्युनल चीजें थी उसको इनमें लागू किए थे, ठीक है ना। कौन से एक्ट के द्वारा किया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। इतना चीजें आप लोग समझे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, अब 1858 में जो एक भारत परिषद की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, भारत परिषद, जिसमें आप लोगों ने 1861, 1892 व 1900 है ना 9 का जो आप लोगों ने क्या देखा था, भारत परिषद अधिनियम देखा था। तो जो 1858 में भारत परिषद अधिनियम था मतलब टोटल काउंसिल्स जो हुआ करती थी, है ना, परिषद मतलब काउंसिल, जितनी भी काउंसिल्स हुआ करती थी उनको क्या कर दिया गया, इस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। आपको यह ध्यान रखना है कि 1935 के एक्ट द्वारा जितने भी भारत परिषद अधिनियम थे, 1858 का परिषद के अधिनियम को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो क्रेडिट्स आया करते थे देश में और पैसों के लेन देन के लिए, ये सब जो देश में आय होती थी उसके लिए किसकी स्थापना की गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। भारतीय केंद्रीय रिजर्व बैंक, जिसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय केंद्रीय रिजर्व बैंक, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी क्या कर दी गई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी गई। कब की गई थी इसकी स्थापना, इसी एक्ट के द्वारा, 1935 के अधिनियम के द्वारा। आपने सुना होगा कि रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को, है ना, 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। किस लिए, मतलब जो वित्तीय साख हुआ करती थी, है ना, आ रही जो क्रेडिट आया करती थी उनको लिए, उनकी पैसे के लेन देन के लिए क्या, रिजर्व बैंक की भी स्थापना कर दी गई। अब देखिए, अब आपको बता दें 3 पीएससी का भी फेडरल में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, प्रांतीय मतलब आपका ये प्रोविंस
पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया और आपका संयुक्त, ठीक है ना, संयुक्त ज्वाइंट पीएससी का भी क्या किया गया, गठन किया गया, ज्वाइंट पीएससी है ना, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन कौन सा, पहला तो आपका क्या हो गया, फेडरल मतलब केंद्रीय है ना, लोक संघ सेवा आयोग, और फिर क्या हो गया प्रांतीय मतलब प्रोविंस, और फिर ज्वाइंट पीएससी, प्रोविंस पीएससी, फेडरल पीएससी और ज्वाइंट पीएससी की क्या की गई, स्थापना कर दी गई। ठीक है, अब इसी के अलावा 1937 में आपको बता दूं, 1937 में किसकी स्थापना की गई, संघीय कोर्ट की, मतलब एक क्या बनाया गया, संघीय कोर्ट मतलब फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट की क्या की गई, स्थापना की गई। कब की गई, 1937 में संघीय कोर्ट की स्थापना की गई इसी अधिनियम के द्वारा। अब देखिए गवर्नमेंट, अगला एक्ट आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, मतलब ये भारत का स्वतंत्रता है ना, गवर्नमेंट भारत सरकार का कौन सा, भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम, सबसे इंपॉर्टेंट अधिनियम। ये तो हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अधिनियम साबित हुआ था, इसी कारण आज हमारा देश क्या है, स्वतंत्र है। तो भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये अंतिम अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा, भारत सरकार स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, आइए हम लोग जानते हैं। यही अधिनियम हम लोगों को क्या दिलवाई थी, स्वतंत्रता दिलवाई थी। ठीक है ना, अब आपको हम कहानी के रूप में बताते हैं। सर्वप्रथम ये जानिए कि 20 फरवरी 1947 की बात है। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कर दी कि 30 जून 1947 से ब्रिटिश सरकार का भारत पर कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। भारत सरकार पूर्णतः क्या कर दिया जाएगा, भारत सरकार को स्वतंत्र कर दिया जाएगा, मतलब इसका अपना नियंत्रण क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। 30 जून 1947 से उसमें हम कोई नियंत्रण नहीं रखेंगे। फिर जब ये चीज हुई, ऐसा बोल दिए कौन, क्लीमेंट एटली जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। फिर क्या हुआ, ये मुसलमानों में जो मुस्लिम पार्टी थी, ठीक है ना, उनको ये बात रास नहीं आई, मतलब वो नाराज हो गए मुस्लिम लोग क्या हुए, कहे कि हमको नहीं स्वतंत्र, हमको इसमें मतलब भारत के साथ नहीं, हम हमारा एक मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्र हो, है ना। इसमें सबसे ज्यादा मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे, है ना, मुस्लिमों के मेन हेड वही थे, तो मुस्लिमों के नेता वही थे, उन्होंने ही ये बात रखी। तो फिर क्या हुआ कि 3 जून 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा पुनः यह कहा गया कि क्या, 3 जून 1947 को क्लीमेंट एटली के द्वारा यह कहा गया कि जो 1946 का संविधान सभा था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का निर्माण किया गया था, तो क्लीमेंट एटली ने बोला कि 1946 में जो संविधान सभा बनाई गई थी, उसके हिसाब से आप लोग अगर चाहें तो उस संविधान को मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। वो आपके आत्मनिर्भरता पर निर्भर करता है कि आप उसको माने या ना माने। उसमें कोई दबाव नहीं रहेगा कि आपको उस जो 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी उसको आप मानिए। तो फिर क्या किए कि उसी दिन 3 जून 1947 के ही दिन लॉर्ड माउंटबेटन, वायसराय जो थे, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने यह कह दिया कि नहीं, एक स्वतंत्र क्या, एक और स्वतंत्र क्या राष्ट्र बना दिया जाए, मतलब भारत से हट करके एक और स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए, मतलब डोमिनियन, क्या, डोमिनियन कंट्री बना दी जाए। अब समझिए, कुछ शब्द हम आपको बताएंगे, बता दिए जाए कब। तो फिर ये किसने कहा ये बात, ये कही लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो ये बात जब लॉर्ड माउंटबेटन ने कही तो फिर उनको ये चीज क्या हो गई, समझ में आ गया। और ये लोग फिर क्या, ये चीज जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी मान लिए थे, और जो
कांग्रेस पार्टी थी अपने भारत देश की, उसने भी इसे मान लिया कि चलिए ठीक है, बन जाए दो अलग अलग देश, डोमिनेंस देश बन जाएं। अब फिर क्या हुआ कि ये चीज हो गया, तो फिर ये निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त 1947 से यहां पे मतलब क्या बंटवारा हो जाएगा, ठीक है, और उसका नियंत्रण 30 जून से ही समाप्त कर दिया गया। तो अब ये हम लोग देखते हैं कि जब 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने कह दिया था कि अलग अलग देश बना दिए जाएं, तब क्या इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, इसी को हम माउंटबेटन प्लान भी हम कहते हैं, माउंटबेटन प्लान, ठीक है ना, ये चीज था, ठीक है। तो इस प्लान को दोनों देशों ने मतलब कहा जाए तो दोनों पार्टियों ने, एक तो मुस्लिम लीग जैसे जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना रहा करते, एक मतलब ये नेहरू जी वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी, महात्मा गांधी, ये सब हुआ करते थे, तो उसने स्वीकार कर ली। तो फिर क्या दोनों देशों का कहा कि अब फिर क्या हुआ, ये कहा गया कि इसका मतलब नियंत्रण ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कब से? 15 अगस्त 1947 से क्या हो जाएगा, ब्रिटिश शासन पूर्णतः क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और 2 डोमिनियन कंट्री मतलब स्वतंत्र व संप्रभु, स्वतंत्र व संप्रभु, स्वतंत्र मतलब क्या, इंडिपेंडेंट, और संप्रभु मतलब क्या होता है, सोवेरेन, है ना, सोवेरेन कंट्री, संप्रभु देश का निर्माण होगा। 2 ठो स्वतंत्र व, ये बोल दिया गया कि 2 मतलब एक भारत और एक पाकिस्तान, 2 स्वतंत्र व संप्रभु देश। संप्रभु देश, स्वतंत्र मतलब वो आप क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, उसमें कोई भी ब्रिटिश हस्तक्षेप नहीं करेगा और किसी का मतलब हस्तक्षेप उसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो पूर्णतः स्वतंत्र होंगे। और संप्रभु मतलब क्या होता है, सोवेरेन मतलब क्या होता है, सोवेरेन मतलब ये होता है कि वो अपना निर्णय स्वयं ले, ठीक है ना, किसी के उसमें दबाव में ना आएगा, क्या होगा, वो जो उसका मन कहेगा वो करेगा। ये नहीं है कि जो उसको किसी दूसरे का नियम की पालना करनी पड़ेगी, वो सोवरेन है, मतलब वो स्वयं निर्णय लेगा, ठीक है ना। तो ये बता दिया गया, कह दिया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा कि 2 स्वतंत्र व संप्रभु देश का क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है ना। और फिर क्या किया गया, भारत को विभाजित कर दिया गया, क्योंकि पहले पाकिस्तान जो था तो भारत में ही था ना, कौन सी तरफ का था, पश्चिमी पाकिस्तान था, और पूर्वी पाकिस्तान कौन था, जो अब बांग्लादेश हो गया। और जो पाकिस्तान जो है तो ये कौन सा पाकिस्तान था, पहले क्या पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था पहले, और पूर्वी पाकिस्तान अब क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया, ये ध्यान रखिएगा। तो भारत से अब क्या कर दिया गया, जो ये पश्चिमी पाकिस्तान है तो इसको मतलब क्या कर दिया गया, अलग देश बना दिया गया, एक अलग हो गया, तो भारत और पाकिस्तान हो गए, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान डोमिनियन कंट्री बना दी गई। डोमिनियन एक शब्द आप लोगों ने बार बार सुन रहे हैं, डोमिनियन। डोमिनियन है क्या, डोमिनियन किसे कहते हैं, डोमिनियन कंट्री ऐसी कंट्री, मतलब अभी तक इसमें क्या, इन दोनों देशों में क्या था, डोमिनियन का मतलब यह हुआ कि अभी क्या संविधान जो है नहीं बना हुआ है, संविधान क्या है, नहीं बना है। जब संविधान बन जाएगा तब डोमिनियन नहीं कहा जाएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो जाएगा तब डोमिनियन नहीं होगा। अभी तो 1946 में किसकी संविधान सभा बनी थी जो कि संविधान बनाएगी, लेकिन अभी संविधान बना कहां था, नहीं बना था, है ना। वो तो संविधान 1950 में पूरी तरीके से बन गया था 26 जनवरी को, और एक मतलब उससे कम रूप में कब, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन कुछ पार्ट रह गए थे, तो इसीलिए इसको डोमिनियन कहा गया था, क्योंकि अभी पूर्ण तरीके मतलब इन दोनों देशों का संविधान क्या था, नहीं बना था, तो इस कारण से डोमिनियन कहा गया। अब और क्या नियम किए गए, इसकी विशेषताएं क्या थी, और मतलब वायसराय जो हुआ करता था, जो भारत का वायसराय, जो भारत का वायसराय हुआ करता था, तो वायसराय के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद समाप्त कर दिया गया, क्या बोले कि अब वायसराय नहीं होंगे। और फिर भारत के मतलब अब देखिए गवर्नर जनरल का पद, नया पद बना दिया गया, गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, और वायसराय के पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल के पद को क्या कर दिया गया, बना दिया गया, और कहा गया कि भारत में क्या एक गवर्नर जनरल होगा, और फिर सभी स्टेटों में, सभी राज्यों में गवर्नर होंगे, और एक क्या होगा, गवर्नर जनरल। जैसे कि समझिए, इसको मैं आपको समझाए देता हूं, जैसे आज की डेट में गवर्नर जनरल कौन है,
एक रूप बता रहा हूं, एक टाइप समझाने के लिए। गवर्नर जनरल मानिए राष्ट्रपति, एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। और सभी राज्यों में क्या होते हैं, गवर्नर होते हैं ना, राज्यपाल गवर्नर होते हैं सभी राज्यों में, सभी प्रोविंस में क्या होते हैं, स्टेट में गवर्नर होते हैं। और एक क्या होंगे, राष्ट्रपति होते हैं पूरे देश के लिए। तीसरी क्या है, पूरे देश के लिए गवर्नर जनरल होगा इन दोनों डोमिनियन में। और एक क्या होगा, एक क्या होगा, मतलब सभी राज्यों में क्या, एक होगा गवर्नर जनरल और सभी राज्यों में क्या होंगे, गवर्नर होंगे, मतलब राज्यपाल होंगे। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं आज राज्यपाल। तो ये चीजें इस एक्ट के तहत कही गई। फिर ये चीज हो गया। अब ब्रिटिश सरकार के द्वारा और क्या इस एक्ट के तहत बता दिया गया, कह दिया गया, निर्देश दे दिया गया कि छूट दे दी गई कि दोनों डोमिनियन बार बार कह रहा हूं, मतलब डोमिनियन ऐसा देश जिसका भी संविधान नहीं बना है उसे डोमिनियन कंट्री कहते हैं। ठीक है ना, तो यह कह दिया गया कि ये निर्देश उनको दे दिए गए कि आप लोग किसी भी देश का संविधान अपना सकते हैं, आपको जहां जहां का संविधान पसंद आए जिस देश का, क्योंकि अपना जो संविधान बना है सबसे विस्तृत, सबसे अच्छा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सभी देशों का जो बात, मतलब जहां के जिस देश के संविधान से जो बात अच्छी लगी थी उसे हम अपना लिए हैं कि आयरलैंड का ये वाला अच्छा है, अमेरिका का ये चीज अच्छी है ना, ब्रिटेन की ये चीज अच्छी है। तो जो चीज जहां की अच्छी थी उस हम अपने संविधान में लिख लिए थे, है ना। तो ये चीज इसमें क्या की गई, बताई गई। तो ये खुली छूट उसे दे दी गई थी कि आप लोग ऐसा कर सकते हैं, ब्रिटिश सरकार के द्वारा छूट दे दी गई थी, कहीं का भी संविधान आप लोग अपना सकते थे। इसके लिए आपको क्या है, स्वतंत्रता है। जब और क्या कर दिया गया, भारत सचिव जो है ना, स्टेट सेक्रेटरी हुआ करते थे, स्टेट सेक्रेटरी का पद जो होता था, तो उसे क्या कर दिया गया, उस पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक बात है, जब वायसराय नहीं रहेगा तो फिर सेक्रेटरी किस काम का, जब वायसराय के ही पद को समाप्त कर दिया गया तो अब सेक्रेटरी का पद थोड़ी रहेगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है आप लोगों को। और जब ये पद समाप्त कर दिया गया, राज्य सचिव का पद या फिर भारत सचिव का जो पद समाप्त कर दिया गया था, तो क्या किया गया, इसकी जो भी जितनी भी पावर हुआ करती थी ना, जो शक्ति हुआ करती थी ना, तो वो किसे दे दी गई, राष्ट्रमंडल। राष्ट्रमंडल, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल खेल सुने होंगे, है ना, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। ठीक है ना, कॉमनवेल्थ गेम जो सुने होंगे। तो राष्ट्रमंडल में क्या, कैसे, मतलब इसकी शक्ति क्या कर दी गई थी, इन्हीं के हाथों में। मतलब राष्ट्रमंडल जैसे खेल कैसे होते थे, या फिर राष्ट्रमंडल कौन कौन से, मतलब ऐसे ही देशों में खेल हुआ करते थे। पहले भी राष्ट्रमंडल जो खेल होते थे ऐसे देशों में हुआ करते थे जहां पर कभी ना कभी ब्रिटिश सरकार क्या थी, वहां पे रह रही थी, ब्रिटिश का शासन था और ब्रिटिश सरकार के वो क्या थे, गुलाम थे, है ना। ऐसे देश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते थे। ठीक है ना, राष्ट्रमंडल के अंतर्गत ऐसे देश आते थे जो ब्रिटेन के गुलाम थे। ठीक है ना, ये चीज है। तो अब राज्य सचिव की पूरी मतलब शक्ति किसको दे दी गई, राष्ट्रमंडल के सदस्यों को वहां क्या दी गई, दे दी गई। ठीक है ना, अब ये ध्यान देना है कि 15 अगस्त से यह निर्देश दे दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासत पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। 15 अगस्त 1947 से भारतीय जितनी भी रियासतें हुआ करती थी वहां पर ब्रिटिश संप्रभुता, मतलब ब्रिटिश सोवेरेनिटी, मतलब जो संप्रभु, मतलब जो निर्णय लेने की क्षमता थी, तो पहले मतलब स्वयं निर्णय नहीं लेते थे, ब्रिटिश सरकार निर्णय लेती थी, तो वो सब अब सोवेरेनिटी ब्रिटिश सरकार की समाप्त हो जाएगी। और भारतीय रियासत के जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, जो गवर्नर हुआ करते थे, वह वहां के लोग मतलब क्या होते थे, अपने से निर्णय ले सकते थे, रियासत वाले निर्णय ले सकते थे। अब यहां पर ब्रिटिश सरकार का रूल नहीं चलेगा। ठीक है ना, ये चीज थी। अब ये भी कह दिया गया कि जो भारतीय रियासत थी तो वो अपने मन से, ठीक है ना, कौन थी, जो भारतीय रियासत थी, ये बोल दिया गया कि अपने मन से अगर वो चाहे तो भारतीय डोमिनियन पर चली जाए, भारतीय डोमिनियन पर चली जाए, और नहीं तो पाकिस्तान डोमिनियन पर चली जाए, या फिर स्वतंत्र हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। ये भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सरकार ने आदेश दिया, चाहे वो भारतीय में मिल जाए, चाहे पाकिस्तान में चली जाए, या फिर वो स्वतंत्र रहना चाहे रियासत, तो स्वतंत्र भी रह सकती है। लेकिन फिर बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने काफी ज्यादा क्या किया था, संघर्ष किया था,
और सभी देशी रियासतों को भारत में शामिल कर लिया था, ठीक है ना। तो वो इतिहास वगैरह जब पढ़ेंगे ऐसी चीज़ें धीरे धीरे बताते चलेंगे, और जब हिस्ट्री लोग की चर्चा करेंगे, हिस्ट्री का बैकग्राउंड देखेंगे तो भारतीय डोमिनियन, पाकिस्तान डोमिनियन, स्वतंत्र डोमिनियन, ये क्या भारतीय रियासत को कह दिया कि किसी में भी आप लोग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब देखिए जो गवर्नर जनरल और क्या होते थे, गवर्नर होते थे, ठीक है ना। यह कह दिया गया कि एक क्या होगा, गवर्नर जनरल होगा, और सभी राज्यों में क्या होंगे, गवर्नर होंगे। मैं बता ही दिया हूं, जैसे राष्ट्रपति और ये हो गए सभी राज्यों के राज्यपाल, उस तरह ये निर्णय भारत सरकार अधिनियम 1900 स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दे दिया गया था, ठीक है ना। और ये जो दोनों गवर्नर और क्या गवर्नर जनरल थे, जैसे राष्ट्रपति किसकी सलाह पर काम करता है, कैबिनेट, वहां जो मंत्रिमंडल होता है केंद्रीय का, जैसे प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करता है, जो प्रधानमंत्री कहता है वही राष्ट्रपति करता है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जो कहते हैं उसी तरह राज्यपाल काम करते हैं। तो यही चीज कह दिया गया था कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेंगे दोनों, गवर्नर जनरल और गवर्नर, ठीक है ना, ये चीज था। अब जो एक ब्रिटेन में मतलब शाही उपाधि ले रखी थी, शाही उपाधि क्या ले रखी थी, भारत का सम्राट, भारत का सम्राट, उस उपाधि को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। मतलब ब्रिटिश राजशाही समाप्त हो गई थी, है ना। भारत के सम्राट नाम की शाही उपाधि क्या हो गई थी, समाप्ति हो गई थी। अब देखिए जो वहां के ब्रिटिश का राज्य सचिव हुआ करता था, तो पहले यही राज्य सचिव क्या, जो स्टेट सेक्रेटरी हुआ करता था, सिविल सेवाएं परीक्षाएं लिया करता था, जो पीएससी वाली परीक्षाएं थी राज्य सचिव लिया करता था, पब्लिक सर्विस कमीशन वगैरह की परीक्षाएं राज्य सचिव लिया करता था। तो ये क्या कर दिया गया, ये पद को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और कह दिया गया कि अब राज्य सचिव सिविल सेवा परीक्षा नहीं लेगा, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दो अलग अलग सोवेरेन कंट्री मतलब संप्रभु देश स्वतंत्र रूप से पाकिस्तान डोमिनियन और भारत डोमिनियन बने, है ना। 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, ठीक है ना, मिडनाइट को ये दोनों देशों का निर्माण हुआ। कौन कौन सा, भारत और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और उन दोनों स्वतंत्र देशों में फिर क्या अलग अलग हो गए। तो अपने हम भारत का देखेंगे, अंतरिम जो सरकार, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, उसके मंत्रिमंडल के सलाह पर, अंतरिम गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल के सलाह पर क्या हुआ कि प्रशासन का एक गठन बनाया गया। जैसे जब अपना स्वतंत्र हो गया अपना भारत, तो क्या हुआ, ये तो आपको बताए ना, एक गवर्नर जनरल होगा। तो गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन को क्या गवर्नर जनरल, जैसे अभी अपने एक प्रकार से कहिए कि कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, तो उन्हीं के स्थान पे पहले कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन। क्यों, अब देखिए आप लोगों के मन में यह चल रहा होगा कि जब ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया तो ब्रिटिश का आदमी क्यों राष्ट्रपति बना है यहां। इसलिए बना था क्योंकि अभी भारत का संविधान जो है नहीं बन पाया था, तब तक के लिए, फिलहाल के लिए बना था। और जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया और पूर्ण तरीके से जब लागू कब हुआ था, 26 जनवरी को, जिसे हम गणतंत्र दिवस क्या रिपब्लिक डे कहते हैं और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को क्या ये सब गवर्नर जनरल के पद को, ये मतलब लॉर्ड माउंटबेटन जो भी मतलब ब्रिटिश सरकार के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, इन्हें क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और अपने स्वतंत्र भारत का, अब डोमिनियन भारत नहीं कहा जाने लगा। 26 जनवरी 1950 से भारत डोमिनियन नहीं कहा जाने लगा क्योंकि उसका एक अलग संविधान बन गया और इसी कारण 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो हम बात अभी 1947 की करते हैं। जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ देश, मतलब स्वतंत्र हुआ, तब क्या किया गया, गवर्नर जनरल मतलब राष्ट्रपति के स्थान पर, क्योंकि डोमिनियन अभी था, इस कारण, क्योंकि डोमिनियन था, डोमिनियन मतलब अभी उसका संविधान नहीं बना था, इस कारण लॉर्ड माउंटबेटन को क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल। और फिर ये लॉर्ड माउंटबेटन क्या प्रधानमंत्री बनाए, किसको, प्रधानमंत्री बन चुके थे, है ना, इनके द्वारा बना दिया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। किसे बनाया गया था,
पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कर दिया गया था, प्रधानमंत्री की पद की ओथ दिला दी गई थी, शपथ दिला दी गई थी। ठीक है ना। ये गवर्नर जनरल बने थे कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, और फिर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना दिए गए थे। ठीक है ना। ये हम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं। फिर राज्यों में भी गवर्नर बनाए गए थे, लेकिन हम है ना मेन केंद्र की बात कर रहे हैं। जैसे अभी के पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी, तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम स्वतंत्र राष्ट्रपति, मतलब अपने देश के राष्ट्रपति तो जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब डोमिनियन था अपना देश जब डोमिनियन था, मतलब संविधान नहीं बना था, तब कौन फिलहाल के लिए बना था, लॉर्ड माउंटबेटन। ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो इस तरह कुछ अपना फिर अपने देश का मंत्रिमंडल बना। तो मंत्रिमंडल की आइए थोड़ा लिस्ट देख लेते हैं, फिर वहीं से लेक्चर ये समाप्त हो जाएगा। मंत्रिमंडल में देखिए कुछ विशेष पद दिए गए, जैसे आज भी दिए जाते हैं। क्या पद दिए गए, जैसे प्रधानमंत्री, क्या, जैसे प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बना दिया गया। ठीक है ना। इनको ऐसे भी पद दिए गए जो किसी अन्य को नहीं मिला गया, मतलब मेन इन्हीं को विभागों का बंटवारा दिया गया। प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा मतलब कैबिनेट का क्या भाग मिलता है। ठीक है ना। तो फिर वित्त, अब देखिए दूसरा, गृह मंत्री। गृह मंत्री किसे बनाया गया, मतलब होम मिनिस्टर बना दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन्हें सूचना मंत्री भी है ना, कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गृह मंत्री के बाद आप कहिए रक्षा मंत्री किसे बनाया गया था, डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह को, क्या, डिफेंस मिनिस्टर। जैसे अभी वर्तमान में कौन है, वर्तमान में हैं आपके राजनाथ सिंह जी, है ना। तो उस समय किसे बनाया गया था, सरदार बलदेव सिंह जी को। और गृह मंत्री जैसे अभी अमित शाह हैं, पहले कौन, प्रथम स्वतंत्र भारत के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और रक्षा मंत्री हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गया। अब आपके स्वास्थ्य मंत्री ले लीजिए, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी, अमृता कौर थी, इन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। विधि मंत्री है ना, ये स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृता कौर मतलब हेल्थ मिनिस्टर थी। ठीक है ना, हेल्थ मिनिस्टर कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर। विधि मंत्री जो लॉ मिनिस्टर बनाए गए, तो वो किसे बनाया गया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या बनाया गया, विधि मंत्री BR अम्बेडकर। इसके अलावा वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री किसे बनाया गया, RK षडगुडम शेट्टी। RK षडगुडम शेट्टी को क्या बनाया गया, वित्त मंत्री बनाया गया। वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री है ना, जो दी गई, वित्त मंत्री मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री RK षडगुडम शेट्टी को। अब श्रम मंत्री और जान लेते हैं। श्रम मंत्री मतलब लेबर मिनिस्टर किसे बनाया गया, जगजीवन राम को। जगजीवन राम को क्या बनाया गया, श्रम मंत्री बना दिया गया। और एक आठों जान लीजिए, रेलवे मंत्री है ना, आप जानिए रेलवे मंत्री, रेलवे मंत्री व परिवहन मंत्री। ठीक है ना, वह परिवहन मंत्री मतलब रेलवे मिनिस्टर व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किसे बनाया गया था, डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर जॉन मथाई को क्या बना दिया गया था, रेलवे मिनिस्टर व क्या, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। इस प्रकार क्या मुख्य। और आपका एक और पद शिक्षा मंत्री, ध्यान रखिए, शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये मेन प्रमुख पद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या बना दिया गया था, शिक्षा मंत्री बना दिया गया था। और आपका खाद्य मतलब ये देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर कौन हो गए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। खाद्य व कृषि मंत्री, खाद्य व कृषि मंत्री किसे बनाया गया था, खाद्य व कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद मतलब फूड एंड
एग्रीकल्चर मिनिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। एजुकेशन मिनिस्टर किसको बनाया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद को। फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. सरगुणम शेट्टी को। लॉ मिनिस्टर बनाया गया डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया राजकुमारी अमृता कौर को। डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया सरदार बलदेव सिंह को। आपका गृह मंत्री होम मिनिस्टर बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और प्राइम मिनिस्टर बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तथा लेबर मिनिस्टर बनाया गया जगजीवन राम को। इस प्रकार मंत्रिमंडल का ये 1947 का पहला मंत्रिमंडल था। ठीक है ना? जो प्रमुख मंत्रिमंडल के नाम मैं बता रहा हूं, ये पहला मंत्रिमंडल था जो कि क्या स्वतंत्र मंत्रिमंडल था। ठीक है ना? भारत सरकार का। इस प्रकार आज से आप लोगों का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उसका लेक्चर समाप्त हो गया। यह वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर अपना रिव्यू दीजिए करिए कमेंट बॉक्स में। आप कमेंट बॉक्स लिखा करें जिससे हमको मतलब ये लगे कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आई होगी तो लाइक नहीं करना है, डिसलाइक करना है, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना है कि आप डिसलाइक क्यों किए हैं। धन्यवाद।